गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स इंश्योरेंस में। सबसे पहले स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स इंश्योरेंस जो होता है नॉर्मली इंडिया में हम लोग इसको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट हम लोग इसको एसएफएस की पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड फायर हम लोग जानते हैं, आग लग गया तो उसके लिए जो नुकसान होता है तो उसके लिए हमको जो पॉलिसी लेना पड़ता है, दिस इज दिस। लेकिन व्हाट इज दिस स्पेशल पेरिल्स, राइट? सो देयर आर दीज lightning, explosion and implosion, aircraft damage, RSMP मतलब riot, strike and malicious damage, AOG perils मतलब storm, cyclone, typhoon, tempest, hurricane, tornado, flood and inundation, this type of perils, impact damage by third party, subsidence and landslide, bursting and overflowing of water tanks, missile testing operations, leakage from automatic sprinkler installations and bushfire. So these 11 apart from fire, these are classified as special perils. Okay? अच्छा, और इसके अलावा हमको क्या मिलता है? मतलब these are perils मतलब ये होता है कि the things which causes the loss, right? मतलब perils है ये। हाँ, these are called perils. और इसके अलावा हमको क्या मिलता है ना? आर्किटेक्ट, सर्वेयर एंड कंसल्टिंग इंजीनियर्स फीस अप टू 3% ऑफ क्लेम अमाउंट एंड डेब्रिज रिमूवल अप टू 1% ऑफ क्लेम अमाउंट, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हम लोग के अपने प्रॉपर्टी पॉलिसी में और क्या कुछ नहीं कवर होता है? तो कवर हो सकता है एंड दीज आर कॉल्ड एड ऑन कवर्स। मतलब इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है और फिर हमको ये सारा एड ऑन कवर्स हमको मिलता है, जिसमें एस्केलेशन आता है, जिसमें आर्किटेक्ट, सर्वेयर एंड कंसल्टिंग इंजीनियर्स फीस इन एक्सेस ऑफ 3%। मतलब अगर हम लास्ट स्लाइड में देखें तो यहाँ पे क्या था, अप टू 3% ऑफ क्लेम अमाउंट और डेब्रिज रिमूवल अप टू 1% ऑफ क्लेम अमाउंट। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख रुपए का लॉस आया, ठीक है। सो अप टू 3% ऑफ दैट क्लेम अमाउंट मतलब 3000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी विल पे by default under this standard fire and special perils policy as part of my architect, surveyor and consulting engineers fees. So मेरा बिल्डिंग था, बिल्डिंग का कोई हिस्सा टूट गया तो उसके लिए मुझे आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ा, ठीक है। He will provide his services and in return he will get his fees, right, to reconstruct that building. तो उसको 3000 रुपीज तक मिलेगा। लेकिन क्या हुआ अगर आर्किटेक्ट ने आके बोला कि नहीं भैया मेरा तो 3000 रुपए तो मेरा चार्जेस है नहीं, मेरा उससे ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? दिस आर्किटेक्ट, सर्वेयर एंड कंसल्टिंग इंजीनियर्स फीस इन एक्सेस ऑफ 3% ऑफ क्लेम अमाउंट। तो आप ये एज एन आइटम कवर आप ले सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ डेब्रिज, रिमूवल ऑफ डेब्रिज क्या है? मेरा जो सामान मतलब आफ्टर द लॉस जो सामान मेरा पड़ा हुआ है उसको दूसरी जगह पे हमको शिफ्ट करना है वहां से। सो दिस दैट कॉस्ट इज रिमूवल ऑफ डेब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिटोरिएशन ऑफ स्टॉक इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में मेरा जो स्टॉक है वो स्टॉक अगर डिटोरिएट कर गया फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू एक्सीडेंटल पावर फेलियर, ठीक है, और नंबर 2 इज ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये 2 रीजन के लिए मेरा कोल्ड स्टोरेज में जो स्टॉक रखा रहता है वो पोटैटो हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी पेरिशेबल आइटम्स हो सकता है, फिश हो गया। तो ये सब जो पेरिशेबल आइटम्स होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। टेम्परेचर के लिए अगर वो कुछ खराब हो गया, ठीक है, सो आई विल गेट दैट फ्रॉम दिस एड ऑन कवर। तो डिटोरिएशन ऑफ स्टॉक मतलब नॉर्मली लिया जाता है अगर कोई कोल्ड स्टोर का पॉलिसी लिया है या फिर कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे अपना जो रॉ मटेरियल रहता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह हो गया या मीट हो गया, वो सब कुछ रखता है फ्रीजर में, तो उसके लिए लेते हैं हम लोग। So next is your forest fire. Now the important thing is that if you see this bushfire is an automatic cover under fire policy, standard fire and special perils policy, but forest fire is not. Forest fire के लिए हमको लेना पड़ेगा extra add-on cover, ठीक है। Now what is the reason कि normal हम जहाँ पे रहते हैं लोकेलिटी में यहाँ पे बुश ज्यादा होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट होता नहीं है।
और हम इंसान ने तो फॉरेस्ट तो उठा ही दिया है, ठीक है। तो इसीलिए फॉरेस्ट फायर हर जगह पे लगता भी नहीं है। कलकत्ता पे आपको फॉरेस्ट फायर की कोई दरकार नहीं है, बट इफ यू गो टुवर्ड्स सुंदरबंस और इफ यू गो टुवर्ड्स नॉर्थ बंगाल, राइट, तो आपको वहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग सकता है। जैसे कि अभी अमेरिका में है, हाँ। पोर्चुगल में है, कनाडा में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहाँ पर उधर बहुत ऑस्ट्रेलिया में तो हर साल होता है। होता आपने नॉर्थ ईस्ट में हुआ था कुछ साल पहले। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, मिजोरम में हुआ था। अच्छा, फॉरेस्ट फायर। हाँ, ठीक है। अच्छा, एंड इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पैक्ट डैमेज बाय थर्ड पार्टी रेल, रोड व्हीकल और एनिमल। अपना बिल्डिंग है, बाउंड्री वॉल है, बाहर से कोई एक गाड़ी लाके दीवार पे ठोक दिया, ठीक है, दैट विल बी कवर्ड। लेकिन मैं अपना गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, ठीक है, खुद का गाड़ी लेके, खुद का बिल्डिंग में मैंने ठोक दिया गाड़ी को, वो वाला कवर नहीं होगा फायर में। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। इम्पैक्ट डैमेज इज कवर्ड, क्लाइंट को बोला जाता है, ठीक है। क्लाइंट पूछता है कि इम्पैक्ट डैमेज कवर्ड है कि नहीं, हम लोग बोल देते हैं कि हाँ सर कवर्ड है, लेकिन कैसे कवर्ड है ये बताना जरूरी है। सही बात है। तो खुद का गाड़ी से ये खुद का जो अगर इम्पैक्ट डैमेज अगर होता है ड्यू टू इंश्योर्स ओन, तो वो वाला नॉर्मल कवर नहीं मिलता है हमको फायर पॉलिसी में। उसके लिए हमको ये एड ऑन कवर लेना पड़ता है, इम्पैक्ट डैमेज ड्यू टू इंश्योर्स ओन व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो भैया आग तो लग गया, पॉलिसी का नाम है मेरा स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स। दैट मीन्स कि आग लगे तो हमको क्लेम मिलना चाहिए, राइट, लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबस्शन इज नॉट कवर्ड अंडर फायर पॉलिसी, ठीक है। आपका जो राइस हस्क हो गया या जूट बेल्स या कोल, ये सब जो आइटम्स होता है, यहाँ पे एक गैस निकलता है जिससे अपने आप आग लग जाता है, ठीक है। आपको कोई इग्निशन का दरकार नहीं पड़ता है। फायर इंश्योरेंस का बेसिक ये कहता है कि until and unless there is an ignition that is not covered, ठीक है। तो यहाँ पे तो इग्निशन नहीं हो रहा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में, आग तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू द नेचर ऑफ दैट कमोडिटी और नेचर ऑफ दैट गुड। तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के लिए एक एड ऑन कवर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ओमिशन टू इंश्योर एडिशन, ऑल्टरेशन और एक्सटेंशन। तो ये ओमिशन टू इंश्योर और एस्केलेशन, ये दोनों चीज मैं बता देता हूँ क्या है। कि मेरा बिल्डिंग, मान लीजिए मैंने अपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, तो बिल्डिंग का मेरा कितना वैल्यू लेना चाहिए एज एन सम इंश्योर्ड ऑफ दैट पॉलिसी। ये नहीं है कि आप वो बिल्डिंग कितने में खरीदा, ये फ्लैट आप कितने में खरीदा, दैट इज नॉट द प्राइस और दैट इज नॉट द सम इंश्योर्ड ऑफ दैट पॉलिसी। तो बिल्डिंग का सम इंश्योर्ड वो होता है अगर आप बिल्डिंग टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका जितना कॉस्ट आएगा, दिस इज द कॉस्ट ऑफ दैट बिल्डिंग अंडर फायर पॉलिसी, दिस इज द सम इंश्योर्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। हाँ, आज के डेट में मान लीजिए यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, कि 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ठीक है। और मेरा जो बिल्डिंग है वो मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। सो दैट मींस माय रिकंस्ट्रक्ट मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा कितना, 100 into 100, राइट, दैट इज 10,000। So 10,000 is my sum insured as on today. तो मैंने 10,000 sum insured लेके आज का पॉलिसी बना लिया, ठीक है। लेकिन पॉलिसी तो मेरा 1 साल का चलता है for 12 months, right? So ये क्या मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज से 7 महीने के बाद भी मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये 100 रुपए ही रहेगा? ये तो मेरा फिक्स्ड है, मेरा 100 स्क्वायर फीट का जो जगह है वो मेरा फिक्स्ड है, लेकिन मेरा 100 रुपए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट का, ये फिक्स रहेगा? नहीं रहेगा, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। मान लीजिए ये हो गया आज से 8 महीने के बाद 120 रुपीज, 12,000 रुपये। तो 8 महीने के बाद मेरा सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए, 12,000, ठीक है। मैंने कितने में पॉलिसी करवाया था, 10,000 में, ठीक है। तो आज के मतलब उस टाइम पे मेरा क्या हुआ
मान लीजिए मेरा बिल्डिंग का नुकसान आया और इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि जो एक्चुअल मेरा जो लॉस हुआ है वो है 2000 रुपीज का। सो शुड इंश्योरेंस कंपनी पे मी 2000? नो। नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, into 10,000 divided by 12,000. Correct. So this is what insurance company will provide me. 6. So this मेरा 2000 रुपीज का मेरा नुकसान था, इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी 1666 ओनली। सो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है, दिस एस्केलेशन effectively allows for an increase in the sum insured to cover any unexpected cost which may arise from fluctuations। ठीक है, और ये एस्केलेशन सिर्फ कवर होता है ओनली फॉर फिक्स्ड एसेट एंड नॉट फॉर स्टॉक्स। ठीक, सो एस्केलेशन एंड ओमिशन दिस कम्स इन द सेम ग्रुप ऑफ एड ऑन कवर्स। मतलब यहाँ पे आप देखो, आपका डिटोरिएशन ऑफ स्टॉक, फॉरेस्ट फायर हो गया, इंपैक्ट डैमेज हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन हो गया, ये सब लॉस रिलेटेड एड ऑन कवर है। आपका लॉस है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का लॉस है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंपैक्ट डैमेज का है ड्यू टू योर होम, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एस्केलेशन हो गया, ओमिशन टू इंश्योर हो गया, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओमिशन टू इंश्योर में क्या हुआ, दे आर नॉट पेरिल्स, दे आर नॉट पेरिल्स, करेक्ट। ओमिशन टू इंश्योर में क्या होता है कि मेरा ये जो टोटल बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मेरा कुछ प्लांट एंड मशीनरीज है, ठीक है, जिसका मैंने इंश्योरेंस करवाया। अभी क्या हो रहा है कि मान लो मैंने एक नया कोई एक मशीनरी मैंने लगाया है, मैंने कोई एक नया मशीनरी लगाया है आज के डेट में, ठीक है, एंड आई एम येट टू इन्फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी फॉर दैट एंडोर्समेंट कि मेरे को पॉलिसी में तो एक एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, मैंने एक नया मशीन लिया है, ठीक है ना, लेकिन मैंने इंश्योरेंस कंपनी पे अभी तक इंटीमेट कर नहीं पाया कि मेरे को लॉस आ गया। इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम देगा? नहीं देगा, बिकॉज दैट मशीन इज नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी। सो दिस इज व्हाई दिस ओमिशन टू इंश्योर एडिशन एंड अल्टरेशन एंड एक्सटेंशंस इज देयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मशीन लगवाया और आपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, ठीक है, अब छोड़ दिया ऐसे और 4 महीने के बाद आपको क्लेम आया और इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, ऐसा नहीं है। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, 1 महीने के बाद, विद इन 1 मंथ आप कर दो, लेकिन कर दो। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्म जो करेगा वो किस तरह से, वाया मेल और लेटर, इन्हीं? हाँ, थ्रू ब्रोकर भी हो सकता है। क्लाइंट ने ब्रोकर को फोन करके बोला कि भैया मेरा ये एक्स्ट्रा ये चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ब्रोकर ये वाला इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेगा थ्रू दे चार्ज सम प्रीमियम, ऑब्वियसली, ठीक। सो इसी तरह से ये सारा एड ऑन कवर्स होता है। आई एम नॉट टेकिंग दैट मच टाइम, नहीं तो और लंबा हो जाएगा, और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जैसा स्पॉइलेज, मटेरियल डैमेज कवर हो गया, नाम से ही पता चल जाता है कि मेरा एक्चुअली किस चीज़ का मेरे को कवरेज मिल रहा है यहाँ पे। लीकेज एंड कंटामिनेशन, टेम्पोररी रिमूवल ऑफ स्टॉक्स, लॉस ऑफ रेंट, additional expenses of rent for an alternative accommodation, startup expenses, molten material spillage. Now this important, loss of rent and additional expenses of rent. Now what is this? दो अलग क्यों है? दो एक ही टाइप का लगता है, लेकिन दो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मेरा बिल्डिंग है, मैंने इंश्योरेंस लिया है बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दिया हुआ है किसी को, बिल्डिंग में लॉस आ गया, जो मेरा रेंट देने वाला जो था, टेनेंट्स जो थे वो लोग चले गए, सो दैट मींस स्टिल द बिल्डिंग इज अगेन रिकंस्ट्रक्टेड, ठीक है, मेरा टेनेंट्स मेरे पास वापस नहीं आएंगे, सो आई एम लूजिंग माय रेंट हियर, दिस इज व्हाई लॉस ऑफ रेंट। एंड इन द सिमिलर वे, मेरा खुद का बिल्डिंग है, मैं खुद उसमें रह रहा हूँ, उसमें लॉस आ गया, सो फॉर द टाइम बीइंग मुझे ये वाला बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, आई एम टेकिंग एडिशनल जगह रेंट पे लेके जो रह रहा है, मैं रह रहा हूँ वहाँ पे, तो इसको मेरे को एक इनकर हो रहा है रेंट जो मेरे को देना पड़ रहा है, तो दिस इज व्हाट एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट फॉर अल्टरनेटिव एकोमोडेशन, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। स्टार्टअप एक्सपेंसेस, द बोलिए।
स्टार्टअप एक्सपेंस पे स्टार्टअप कॉस्ट ये नॉर्मली इन केस ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, ठीक है, जहाँ पे टोटल प्लांट बंद हो गया है, ठीक है, ड्यू टू एनी लॉस, ठीक है, साइलेंट रिस्क नहीं साइलेंट नहीं, ड्यू टू एनी लॉस, कोई लॉस हुआ है, ऑकर हुआ है, ठीक है, बड़ा आग लग गया, तो वो टोटल प्लांट को बंद करना पड़ा हमको टोटली, ठीक है, शट डाउन करना पड़ा। तो वो शट डाउन वाला जो होता है उसको करने के लिए भी एक कॉस्ट इनकर होता है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन शट डाउन एक्सपेंसेस इज ऑल्सो एन एड ऑन कवर इन फायर पॉलिसी। सर्टेन इंश्योरेंस कंपनीज दे आर गिविंग दैट वन ऑल्सो, ठीक है। और फिर मेरा प्लांट फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो रीइंस्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम जो स्टार्ट करने जाएंगे उस प्लांट को दोबारा से, तो उसके लिए जो कॉस्ट इनकर होगा दैट विल कम अंडर स्टार्टअप एक्सपेंसेस, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तभी वह जाकर के फंक्शनिंग करेगा। एग्जैक्टली, वो स्टीम जनरेट करने के उस पोजीशन पे आए बगैर तो जब तक उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आता है तब तक वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा। तो उसको या शट डाउन करने के लिए भी एक एक्सपेंसेस इनकर होता है, और स्टार्टअप करने के लिए आपको एडिशनल फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वे अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर में आ जाए। तो उसी के लिए ये कवर जो स्टार्टअप एंड शट डाउन एक्सपेंसेस जो है उसी पर्पस के लिए है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट चेंज करें? हाँ जी। ओके। तो सम इंश्योर्ड हम लोग कैसे लेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, बिल्डिंग का हम लोग सम इंश्योर्ड कैसे लेते हैं, ठीक है, उसी तरह से फॉर स्टॉक हम लोग मार्केट वैल्यू बेसिस पे लेते हैं सम इंश्योर्ड को, ठीक है। एंड फॉर अदर फिक्स्ड एसेट्स वी कंसीडर रीइंस्टेटमेंट वैल्यू। Now what is reinstatement value? This again in state, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉपर्टी था जस्ट बिफोर द लॉस, जिस सिचुएशन पे था उसी सिचुएशन पे हमको लाना है, तो उसको लाने के लिए मुझे जो कॉस्ट इनकर होगा दैट विल बी रीइंस्टेटमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, मतलब व्हाई इज दिस। आज के आपका 30 साल पुराना प्रॉपर्टी है, उस टाइम पे प्रॉपर्टी जब बना हुआ था उस टाइम पे आपको कॉस्ट इनकर हुआ था 50,000। आज के डेट में आप 50,000 पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट पे अगर बिल्डिंग का कोई लॉस आया तो 50,000 में आप बिल्डिंग का बाथरूम भी ढंग से बना नहीं पाओगे, है ना। आपको पूरा बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आज के डेट में देखा जाएगा तो 5 लाख 6 लाख रुपए लग सकता है मिनिमम, ठीक है। So that is why reinstatement value. Next, ये for inadequate sum insured under insurance is applicable at the time of claim settlement, जो मैंने यहाँ पे बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑक्यूपेंसी होता है ना, हर तरह का ऑक्यूपेंसीज होता है, जिसको हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। सिंपल रिस्क, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, स्टोरेज रिस्क और टेंट फर्म्स, ठीक है। तो सिंपल रिस्क में ड्वेलिंग आ गया, ऑफिस आ गया, होटल्स और ये सब कुछ आ गया। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड नाउ हियर इट कम्स फायर पॉलिसी जो होता है, उसमें स्टॉक के जो पॉलिसीज हम लोग लेते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक पॉलिसीज। वन इज योर डिक्लेरेशन पॉलिसी, वन इज योर फ्लोटर पॉलिसी एंड अदर वन इज योर फ्लोटर डिक्लेरेशन पॉलिसी। नाउ व्हाट इज फ्लोटर पॉलिसी, पहले फ्लोटर समझ लेते हैं। मेरा जो बिजनेस है, मान लो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में मैं फूड सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो मेरा बहुत सारे जगह पे छोटे छोटे मेरा स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे मैं स्टॉक रखता हूँ। इन टोटल मुझे पता है कि 100 करोड़ का स्टॉक मेरा रहेगा साल भर के लिए, ठीक है। लेकिन at any particular day, at any particular location, how much stock would be there, that I don't know.
वो फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। सो फॉर दैट वो सारा लोकेशन को कवर करके टोटल सम इंश्योर्ड को मिला के हम लोग एक सिंगल पॉलिसी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस फ्लोटर पॉलिसी। सो फ्लोटर पॉलिसी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टॉक, नॉट फॉर फिक्स्ड एसेट, ठीक है। उसके लिए हम लोग 10% एक्स्ट्रा लोडिंग डालते हैं, वो दूसरा चीज है। अच्छा, डिक्लेरेशन पॉलिसी ये होता है कि अब मैंने तो एक अपना स्टॉक का पॉलिसी है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ठीक है चलो मेरा 40 करोड़ का स्टॉक मेरा रहेगा इन एन एवरेज, ठीक है, उस हिसाब से मैंने कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली देखा गया कि मेरा किसी दिन 20 करोड़, किसी दिन 30 करोड़, किसी दिन 50 करोड़ भी हो रहा है, किसी दिन मतलब कम भी हो रहा है, ठीक है। तो वो मैं डिक्लेयर करता जा रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंश्योरेंस कंपनी विल लुक आफ्टर दिस, ठीक है, एंड दे विल, इफ द टोटल सम इंश्योर्ड व्हाट आई हैव डिक्लेयर्ड एट मतलब ये जो डिक्लेरेशन मैंने दिया इंश्योरेंस कंपनी को, अगर देखा गया कि मैंने जो सम इंश्योर्ड पे पॉलिसी बनवाया था उससे कम है, ठीक है, देन इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड मी द प्रीमियम, लेकिन वो 50% से ज्यादा नहीं। दिस full premium will be collected in advance. Monthly declaration for actual stock value of stock stored will be submitted by the insured. Refund of premium will be made based on recalculation on average of declared value. ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसके लिए हमको कोटेशन देना पड़ता है। Client will share some details with us. Then after collecting that details, we prepare our RFQs, मतलब request for quotes, ठीक है, and we send it to insurance companies, various insurance companies, and insurance companies after looking out all those details, they will submit their quotation, and after that we submit that quotation to the client, and accordingly client will make the payment, और उसी quotation के basis पे and as per the proposal form submitted by the client, my policy will be published, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिटेल्स होता है। इंश्योर्ड नेम, रिस्क लोकेशन क्या होता है, सम इंश्योर्ड बाइफर्केशन क्या है, मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर कंटेंट और स्टॉक का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट एट द रिस्क प्रीमाइसेस, ठीक है। इफ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स ऑफ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, इफ स्टोरेज और शॉप डेज डिटेल्स ऑफ द गुड्स और स्टॉक स्टोर्ड, पास्ट क्लेम और लॉस्ट एक्सपीरियंस, फायर फाइटिंग डिटेल्स क्या है नहीं है, डिटेल्स ऑफ एनी स्पेसिफिक एडिशनल कवरेज रिक्वायर्ड और रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो ये these are the basic details which are required for quotation, ठीक है। So I guess मेरा फायर का हो गया। रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो तो मींस एक सम इंश्योर्ड के ऊपर लगेगा या रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपका रिस्क जो है, नेचर ऑफ जो रिस्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए यू हैव अ प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और यू हैव अ स्टोरेज यूनिट डीलिंग विद जूट, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका नॉर्मल एक दुकान है बट इट इज सिचुएटेड इन बड़ा बाजार, ठीक है। और मान लीजिए आपका ऑफिस है बट इट इज इन स्टीफन हाउस, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका नॉर्मल एक नॉन हैजर्डस गुड्स का स्टोरेज है, टीएमटी बार हो गया या फिर ऐसा कुछ एक स्टोरेज है, बट दैट इज लोकेटेड एट भिवांडी इन मुंबई। दिस इज मतलब उसका जो लेवल होता है वो बहुत नीचे रहता है ग्राउंड लेवल से, तो वहाँ पे जो इनंडेशन लॉसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो इन दैट केस आपका सम इंश्योर्ड कुछ भी हो, इंश्योरेंस कंपनी में आस्क फॉर रिस्क इंस्पेक्शन। अभी पोस्ट कोविड ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है विच इज़ वेरी गुड, कि इंस्पेक्शन के लिए भी पहले जैसा फिजिकल इंस्पेक्शन होता था, एक डेट लिया जाता था, फिर इंस्पेक्टर जो रिस्क इंजीनियर था he used to visit or he or she used to visit the premises। अभी ऐसा नहीं है, अभी वर्चुअल हो जाता है, मोबाइल पे ऑन करो, वीडियो के जरिए आप कर सकते हैं। या फिर अगर छोटा रिस्क है जहाँ पे इंजीनियर का एक डिप्यूट करना इज नॉट फेजिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली, इन दैट केस क्लाइंट को बोल दो कि भैया थोड़ा फोटोग्राफ्स वगैरह भेज दो उस लोकेशन का, विथ आपका जो डिटेल्स है, बाहर से एक फोटो, अंदर से एक फोटो, ठीक है। ये वाला फोटोग्राफ्स उससे भी कभी-कभी काम चल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द फास्ट ओनली, ठीक है। जैसा कि आपका कोई एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप हो गया, इंजीनियरिंग वर्कशॉप की भी बहुत सारे टाइप्स हैं,
एक नॉर्मल स्टील प्लांट है वो भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आता है, एक आपका मान लीजिए क्रशिंग यूनिट है वो भी आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आ जाएगा, या फिर आपका जो नॉर्मल फैब्रिकेटर्स वाला काम होता है, ठीक है, वो भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आ जाएगा। दिस इज व्हाई दिस इफ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट एट द रिस्क प्रीमाइसेस, ठीक है, these two things are important। अभी क्या हुआ कि effective from 1st April 2021, ठीक है, IRDA has decided कि पहले क्या होता था कि फायर पॉलिसी में सब कुछ आ जाता था, ठीक है, इवन आपका 50 लाख का छोटा सा स्टॉक का पॉलिसी है या फिर आपका 5 लाख रुपए का फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग्स का ऑफिस का रिस्क है, ऑल यूज्ड टू कम अंडर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फिटिंग्स पॉलिसी। लेकिन effective from 1st April 2021 IRDA ने क्या किया कि फायर पॉलिसी के अंदर और 3 डिवीजन कर दिए, ड्वेलिंग्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ड्वेलिंग्स व्हाटएवर द सम इंश्योर्ड इट इज, 100 करोड़ हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, कोऑपरेटिव बिग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज दैट विल आल्सो कम अंडर दिस ड्वेलिंग। माइक्रो enterprises where value at risk at any point of time will be less than 5 crore। Now what is value at risk? Now मेरा sum insured, कलकत्ता में मेरा एक ऑफिस है, हैदराबाद में मेरा एक ऑफिस है, मुंबई में मेरा एक ऑफिस है, दिल्ली में मेरा एक ऑफिस है, हर एक ऑफिस का मेरा sum insured जो है वो less than 5 करोड़ है, ठीक है, हर एक का 3 करोड़ है, लेकिन टोटल 6 लोकेशन में। सो ड्वेलिंग्स इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, कोई भी ड्वेलिंग हो आपका, 100 करोड़ का एक बड़ा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से लेके 5 करोड़ का एक छोटा सा 1 BHK, 5 लाख का एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट दैट विल कम अंडर ड्वेलिंग्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस वैल्यू एट रिस्क शुड बी लेस देन 5 करोड़ एट एनी लोकेशन, ठीक है, कोई एक क्लाइंट, कोई एक इंश्योर्ड है जिसका टोटल 4 सिटीज में, ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ये चारों सिटीज में 4 ऑफिस है, हर ऑफिस का सम इंश्योर्ड है 4 करोड़ ईच, तो इन टोटल दैट कम्स अंडर 16 करोड़, बट स्टिल द पर लोकेशन सम इंश्योर्ड इज लेस देन 5 करोड़, that is why that will come under micro enterprises, ठीक है। So this is what is called value at risk, that means any at location the sum insured, that is called value at risk। And then comes small enterprises, मतलब 5 करोड़ से ऊपर लेकिन 50 करोड़ से नीचे, ठीक है। वही जितना भी फायर इंश्योरेंस में हम लोगों ने इससे जस्ट पहले जो फायर इंश्योरेंस में जितना भी ऑक्यूपेंसीज देखा, all those occupancies will fall under this, ठीक है। ये this product is meant for home building and home contents for Bharat Griha Raksha, सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, value at risk does not exceed 5 crore and लघु उद्यम 5 crore to 50 crore at any location। लघु उद्यम 5 crore to 50 crore, भारत सूक्ष्म माइक्रो does not exceed, अच्छा ये 5 करोड़ के अंदर में, लेकिन भारत गृह रक्षा के लिए कोई सम इंश्योर्ड का ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो भारत सूक्ष्म जो है ये आपका माइक्रो में, हाँ माइक्रो में आएगा और ये स्मॉल में और आएगा। ड्वेलिंग का जो है 5 लाख से 50 करोड़, ड्वेलिंग्स के लिए कोई भी सम इंश्योर्ड नहीं, एनी सम इंश्योर्ड, अच्छा हाँ वो अभी आपने बताया 1 BHK का 5 लाख का और 100 करोड़ का सोसाइटी भी है, तो that will come under भारत गृह रक्षा। चलो, so these are the coverage for भारत गृह रक्षा, ठीक है, नॉर्मल जस्ट लाइक फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, थेफ्ट विद इन 7 days फ्रॉम ऑकरेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी कॉज्ड बाय एनी अबव इंश्योर्ड इवेंट्स, ठीक है, 7 दिन तक मेरा कोई एक लॉस हुआ, ये जितना भी कॉजेस है, ठीक है, इनके लिए अगर कोई भी लॉस हुआ उसके 7 दिन के अंदर मेरे अगर मेरे प्रॉपर्टी में कोई भी थेफ्ट हुआ दैट विल बी कवर्ड, दिस इज एक्स्ट्रा। नाउ व्हाट, टेररिज्म नाउ इज एन इनबिल्ट कवर इन ऑल दिस 3 पॉलिसीज। पहले हम लोग टेररिज्म नहीं लेते थे, लेकिन अभी टेररिज्म कंपल्सरी हो गया है, यू कैन नॉट ऐड और डिलीट।
नेक्स्ट कम्स योर वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस। पहले क्या होता था, इससे पहले मैंने एक अंडर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बोला था, 2 करोड़ का है, आपको 1600 ही मतलब आपको 2000 का लॉस आया है, आपको 1600 पे ही करेगा क्लाइंट इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 10,000 के लिए आपने किया, पहले जो एग्जांपल था 12,000 का अभी का वैल्यू है, मेरा लॉस आया 2,000 का, इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी 2,000। कोई अंडर इंश्योरेंस जो काट ले रहा था पहले इंश्योरेंस कंपनीज, अभी वो वाला नहीं होगा इन केस ऑफ भारत गृह रक्षा। लेकिन आप 50 करोड़ से ज्यादा जो मेरा पॉलिसीज फायर पॉलिसीज में चल रहा है, स्टैंडर्ड फायर पॉलिसीज में, वो वाला रहेगा, वहां पे एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस। ठीक है, सो वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस जो है, जैसे कि आईआर में है कि आपको 50% का लीवरेज मिलता है। हाँ, पर यहाँ पर भी ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए मेरा एक कहना है कि इसका मिस यूटिलाइज होगा कि मेरा अंडर हम 10 करोड़ का प्रीमियम क्यों दे, हम क्यों नहीं 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेकर करके प्रीमियम दे करके अंडर इंश्योरेंस जो है अगर होगा तो फिर हमको पेनलाइज नहीं होगा। एक आइडिया हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि भारत गृह रक्षा में, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि मेरा 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, ये वाला नहीं होगा। क्योंकि भारत गृह रक्षा में क्या होता है कि सम इंश्योर्ड जो डिसाइडिंग होता है ना, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ता है और आपका कितना स्क्वायर फीट का एरिया है वो आपको बताना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। अगर बताएंगे तो आप जिस एरिया में है उसका रेट अलग है, आप दमदम में है तो कुछ और रेट है। वो तो इंश्योरेंस कंपनी को पता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास तो एक तो आइडिया तो रहता है ना। आज आपके कलकत्ता में जैसा, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, मैक्स टू मैक्स 3 to 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, आज के डेट में। ठीक है, मुंबई में चले जाओ, ये वाला आपका हो जाएगा 10,000 11,000। ठीक है, ये वाला मोरलेस आइडिया एक रहता है। और आपको जो स्क्वायर फीट जो है वो आपको देना पड़ेगा, आपका जो कारपेट एरिया है इन स्क्वायर फीट आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा फॉर दिस भारत गृह रक्षा। तो इसलिए आप यहाँ पे 10 करोड़ का 5 करोड़ आप नहीं कर सकते। हाँ, आपका 10 करोड़ का 9 करोड़ कर सकते हो, या 10 करोड़ का 11 करोड़ हो सकता है, लेकिन 5 करोड़ नहीं हो सकता। दिस इज वाई। ठीक है, अभी पहले क्या होता था, पहले आप सम इंश्योर्ड डिक्लेयर कर देते थे। In case of fire policy, you don't need to submit your carpet area और cost of construction per square feet, ये सब कुछ आपको देने का दरकार नहीं था। लेकिन अभी ये मैंडेटरी हो गया, अभी इंश्योरेंस कंपनी को ये देना पड़ेगा these details to arrive at the sum insured or value at risk। ठीक है, so next comes your architect, surveyor and consulting engineer, removal of debris, loss of rent and rent for alternative accommodation, these are all inbuilt covers now। पहले फायर पॉलिसी में ये सब कुछ क्या था, एड ऑन कवर था। ठीक है, अभी ये इनबिल्ट कवर हो गया है। ऑटो एस्केलेशन, मतलब आज के डेट में आप पॉलिसी ले रहे हैं, आज के डेट में आपका सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए पॉलिसी में 15 लाख। ठीक है, देन एट द एंड ऑफ द टर्म जब आप रिन्यू करने जाओगे पॉलिसी, ऑटोमेटिकली आपका 10% का एस्केलेशन होके वो सम इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी जी ऑटोमेटिक। अच्छा है, वेरी नाइस। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था, मतलब ये ना, ये वाला नया प्रोडक्ट फीचर्स। हाँ, जो ये शायद अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 6 महीना ज्यादा टाइम नहीं हुआ ये। फर्स्ट अप्रैल से है ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ लगभग 5 महीने 5-6 महीने ही हुआ है। ठीक है, सो ये देख लीजिए, बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड इन भारत गृह रक्षा। दिस इज योर कारपेट एरिया एक्सक्लूडिंग योर कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबी एंड योर स्टेयरकेस एंड ऑल। ठीक है, तो ये कारपेट एरिया जो है, इस कारपेट एरिया का आपको जो साइज है वो आपको देना पड़ेगा, कितना स्क्वायर फीट का है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको एक एस्टिमेट देना पड़ेगा। दैट्स इट। लेकिन कई दफा ऐसा होता है ये जो कारपेट एरिया जो दे, वो उसका जो बुक्स में जो स्क्वायर फीट मेंशन रहता है वो उसी को शेयर करता है। तो कई जगह ये डिपेंड करता है कि ये जो एक्स्ट्रा जो लॉबी, कॉरिडोर, लिफ्ट का, स्टेयर्स का ये जो है, किसी जगह पे 20% है, कहीं पे 35% है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये वाला को छोड़ना है, ये वाला को मिलेगा नहीं, मैं समझ गया आपकी बात,
मतलब शायद मैं समझा नहीं पाया। हाँ बोलिए। नहीं, जैसे कि कई दफा वे कह रहे हैं कि जो डीड होता है ना, डीड में सुपर बिल्टअप एरिया लिखा रहता है। मेरा जो घर का मेरा जो फ्लैट लिया है उसमें सुपर बिल्टअप एरिया लिखा हुआ है। इसमें कारपेट एरिया कहीं मेंशन नहीं कारपेट है। एरिया होता है जो कि सुपर बिल्टअप एरिया से 20-25% माइनस करने के बाद आपको कारपेट एरिया आएगा। कारपेट एरिया उसमें भी क्या है कि जो वॉल्स का जो एरिया है वो सब माइनस हो जाता है। जो फिजिकली आपके पास जो एरिया जो है जो आप अवेलेबल है, तो उसके लिए मोटा मोटी क्या होता है कि सुपर बिल्टअप एरिया से सर्टेन परसेंटेज माइनस करने के बाद आपको कारपेट एरिया एक आएगा, तो है ना। आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा। देखिए कारपेट एरिया कितना है ये वाला इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर ये वाला डिसाइड नहीं कर पाएगा, ये वाला क्लाइंट को ही देना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। आपका जैसा कि ये सम इंश्योर्ड वाला जो केस है, ठीक है, ये कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर डिसाइड नहीं करता। दैट विल बी गिवन बाय द क्लाइंट इटसेल्फ। क्लाइंट ओनली कैन गिव दैट डिटेल्स। क्लाइंट उसमें क्या होता है ना कि वो बोलते हैं कि हमारा इतना इसमें स्क्वायर फीट लिखा, आप इसी को फॉलो करिए। तो फॉलो करने मतलब वो तो प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा, उसका प्रीमियम ज्यादा हो देखिए जाएगा। आपका प्रीमियम कितना ज्यादा आएगा आप बताओ। 25% आ जाएगा अप्रॉक्स बताते हैं, क्योंकि कहीं पे 20% है, कहीं पे 25% है। जो कॉम्प्लेक्स वगैरह है एक जस्ट हम बोल रहे हैं 30%। तो 20-25% कम करने के लिए, कम करके देने के लिए बोलिए क्लाइंट को। दिस इज द थिंग। क्लाइंट को उस हिसाब से फिर बोलिए कि आपका सिर्फ कारपेट एरिया ही कवर्ड होगा। दिस इज इट। आप ये वाला एक तो अपार्टमेंट दिखा रहा है कोई एक बिल्डिंग में, ठीक है, आप ये नॉर्मल अगर कोई एक हाउस देखेंगे, एक कॉरिडोर और लिफ्ट लॉबी जो है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए आपका गार्डन के साथ, ठीक है, नॉर्मल गार्डन है आपका और ये छोटा सा एक घर है, ये आपका बाउंड्री वॉल हो गया, ठीक है। आपका कोई भी नुकसान यहाँ पे अगर जितना भी क्लेम आएगा, जितना भी लॉस होगा, यू कैन नॉट क्लेम ऑन दैट। बीइंग अ क्लाइंट यू कैन नॉट क्लेम ऑन दैट। अगर ये नॉर्मल हाउस होता है तो यहाँ पे कोई क्लेम आने का चांसेस ही नहीं है। आपका यहाँ पे क्या होगा, लॉन में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, वो वाला फायर में तो कवर नहीं होगा। आपका फिजिकल लॉस इतने में जो होगा वही आपको मिलेगा पॉलिसी में, सिंपल। तो ये वाला अगर ये क्लाइंट के साथ बैठ के आपको डिसाइड करना है कि भैया ठीक है तो फिर आप इसको 20-25% आप माइनस करके दे दो, या आपको बोलना पड़ेगा। तो बेसिस ऑफ क्लेम सेटलमेंट जो अभी हमने बताया, डिस्कस किया, वही वाला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस देन व्हाट इज डिक्लेयर्ड बाय द इंश्योर्ड, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कारपेट एरिया डिक्लेयर्ड इज लेस देन एक्चुअल एरिया और कारपेट एरिया डिक्लेयर्ड मोर देन एक्चुअल एरिया, ठीक है। तो आपका जो कंसर्न था वो वाला cost there is a damage to the home building due to earthquake which resulted in a total loss. Insurance company surveyor assessed that carpet area is 180 square meter, whereas carpet area declared by you was 200 square meter. Insurer will restrict the liability to sum insured applicable to carpet area, i.e. 180 square meter into 50,000 only. Simple. ठीक है। Now भारत सुषमान भारत लघु उद्यम योजना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, आपका फायर पॉलिसी में जो था वही वाला कवरेज है, ठीक है। एडिशनल क्या है, थेफ्ट विद इन 7 days फ्रॉम ऑकरेंस ऑफ द प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट, जो उस टाइम पे भी था, थेफ्ट हो गया अगर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका यहाँ पे भी टेररिज्म इनबिल्ट कवरेज हो गया है, ठीक है। एडिशन, ऑल्टरेशन, एक्सटेंशन, टेम्पोररी रिमूवल ऑफ स्टॉक्स, कवर्ड फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, मतलब मनी। आप पहले फिजिकल करेंसी जो है मनी, उसको आप फायर पॉलिसी में आप कवर नहीं कर पाते थे, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज देते थे, ठीक है, बट नॉट ऑल। दैट इज मनी और एनी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली एन एक्सक्लूजन इन फायर पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे कवर्ड फॉर स्पेसिफिक आइटम करके एक्सक्लूजन नहीं है, वो कहता है पॉलिसी में मनी और मैन्युस्क्रिप्ट इस तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स है, हाँ, they can be covered only when specifically covered। ये कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आप नहीं, मैं आपको SFSP पॉलिसी का वर्डिंग बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये कहता है कि अदरवाइज मनी अनलेस स्पेसिफिकली इंश्योर्ड इज नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी। अगर आप मनी को बोलते 50,000 रुपया
जैसे आप कहते हैं ना बिल्डिंग मेरा इतना है, प्लांट एंड मशीनरी इतना है, स्टॉक इन प्रोसेस है, तो उसमें मनी को भी आपको स्पेसिफिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं कि इंश्योरेंस कंपनीज दे टेंड टू दिस इज दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, दे डिडंट वांटेड टू टेक दैट रिस्क। अगर आप बोलते हो, अगर मतलब मैं अंडरराइटिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मैं अगर आज मेरा कोई एक फायर पॉलिसी है, ठीक है, मैं बजाज को बोल रहा हूँ कि कोटेशन के लिए कि भैया मेरा ये वाला प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा इतने का बिल्डिंग है, इतने का प्लांट एंड मशीनरी, इतने का फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग्स, एंड देयर विल बी मैन्युस्क्रिप्ट एंड वर्क ऑफ आर्ट्स और क्यूरियोस फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट, ठीक है, तो उनका एक लिमिट रहता है, ठीक है। बजाज एलियंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास गया, लोम्बार्ड सीधा बोलते हैं कि भैया हम ये वाला कवर नहीं करेंगे, वी आर डिक्लाइनिंग दिस रिस्क ड्यू टू अंडरराइटिंग कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वाला स्पेसिफिक कंटेंट्स जो कवर्ड और स्पेसिफिक कंटेंट्स ये वाला दिया है, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज विल नॉट डिक्लाइन, ठीक है। स्टार्टअप एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल फीस, कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ डेब्रिस, कॉस्ट कंपेयर्ड बाय म्युनिसिपल रेगुलेशंस, वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस, सो दीज आर ऑल नाउ इनबिल्ट कवर्स, ठीक है। मतलब एक स्ट्रक्चर कर दिया है, एक स्ट्रक्चर कर दिया है कि मेरा ये वाला मतलब कवर थोड़ा वाइड कर दिया है। पहले ये सब जो था, ये जितना भी एडिशन, ऑल्टरेशन, एक्सटेंशन, टेम्पोररी रिमूवल ऑफ स्टॉक, ठीक है, स्टार्टअप एक्सपेंस हो गया, आपका प्रोफेशनल फीस हो गया, कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ डेब्रिस हो गया, आफ्टर 1% ऑफ क्लेम अमाउंट, ठीक है, ये सब कुछ किया था। ये फायर पॉलिसी में आपको एज एन एड ऑन कवर आपको लेना पड़ता था, लेकिन इन केस ऑफ भारत सूक्ष्म उद्यम एंड लघु उद्यम ये वाला इनबिल्ट कवर दे दिया है, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट दे दिया है क्लाइंट्स को, ठीक है। अच्छा, फ्लोटर कवर्ड फॉर स्टॉक्स इन केस ऑफ सूक्ष्म उद्यम, मतलब 5 करोड़ से नीचे, ठीक है। फ्लोटर कवर इज मतलब एक आपका फ्री कवर। अगर आप 10 ठो लोकेशन आप ऐड करके बोल रहे हो कि मेरा टोटल सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए 5 करोड़ या उससे कम या उससे ज्यादा, लेकिन किसी एक लोकेशन में मेरा सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, तो फ्लोटर कवर एज इट इज दिया जाएगा, 10% एक्स्ट्रा लोडिंग आपको नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर लघु हो गया, ठीक है, मतलब 5 करोड़ टू 50 करोड़ वो वाला स्लैब में आ गया, देन 10% ऑफ फ्लोटर चार्ज विल बी देयर, ठीक है। तो डिक्लेरेशन पॉलिसी फॉर स्टॉक, दिस इज आल्सो देयर अवेलेबल। अच्छा, डिडक्टेबल हो गया। एक्सेस जो है, पहले हम लोगों के फायर पॉलिसी में एक्सेस क्या था कि आपका सम इंश्योर्ड के स्लैब के हिसाब से था, ठीक है, अप टू आपका 10 करोड़, अप टू 100 करोड़, अप टू 500 करोड़, इस तरह से एक स्लैब में। अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि फॉर सूक्ष्म 5 करोड़ तक का मेरा 5000 इज स्टैंडर्ड एक्सेस। उससे परसेंटेज भी नहीं दिया है, परसेंटेज नहीं है, सूक्ष्म में परसेंटेज नहीं है, ठीक है। परसेंटेज आ जाता है लघु में, वहाँ पे 5% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखते थे कि सम इंश्योर्ड हम लोग कैसे डिसाइड करते थे पहले, ठीक है, मतलब फायर इंश्योरेंस में स्टॉक के लिए मार्केट वैल्यू, एंड फॉर बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड फिक्स्ड एसेट ऑल दिस अंडर रीइंस्टेटमेंट वैल्यू, ठीक है। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारा फिक्स्ड एसेट मेरा रीइंस्टेटमेंट वैल्यू ही रहेगा, लेकिन स्टॉक के लिए भी थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया है, ठीक है। मेरा जो रॉ मटेरियल है वो मेरा लैंडेड कॉस्ट पे मिलेगा, ठीक है। स्टॉकिंग प्रोसेस के लिए मेरा इनपुट कॉस्ट, फिनिश स्टॉक के लिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो गुड्स मेरा सोल्ड हो गया है लेकिन डिलीवर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, उसके लिए हेल्ड इंटरेस्ट, हेल्ड इंटरेस्ट, काइंड ऑफ हेल्ड इंटरेस्ट, यस, सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड। अच्छा, अंडर इंश्योरेंस वेवर अप टू 15%, ठीक है, जो मेरा आईआर पॉलिसी है, मतलब आपका इनबिल्ट कवर है, वो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। सो हमको नॉर्मली अपना फायर पॉलिसी के लिए जो डिटेल लगता है वही वाला डिटेल कोटेशन के लिए यहाँ पे भी लगेगा हमको, ठीक है।
कि आपका एज ऑफ द बिल्डिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है, 3 साल का लॉस हिस्ट्री क्या है, हाइड्रेंट सिस्टम है कि नहीं, एएमसी है कि नहीं, डिस्टेंस बिटवीन रिस्क प्रीमिसेस एंड नियर इज फायर ब्रिगेड। सॉरी, ये वाला रिक्वायर्ड है फॉर बेटर रेट्स। इंश्योरेंस कंपनीज के बीच अभी कंपटीशन आ गया है। क्या है कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स और आईएआर इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी जो है, यहाँ पे रेट्स आर सेम अक्रॉस इंडिया। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पे चले जाओ, कोई भी ब्रोकर के थ्रू जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन रेट्स आर सेम, रेट डिफर नहीं करते, ठीक है। दे आर ऑल फॉलोइंग आईआईबी रेट्स ओनली, बट फॉर सूक्ष्म लघु एंड भारत गृह रक्षा, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज आर फॉलोइंग देयर ओन रेट्स। Certain insurance companies they are still following IIB. Certain insurance companies they have actually introduced their own company regulated rates only, ठीक है, और उसके ऊपर ये लोग डिस्काउंट भी देते हैं। सो ये डिस्काउंट अगर ज़्यादा चाहिए, सो दीज आर द डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड वेरी मच, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अक्रॉस द ग्लोब। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था ये कार्गो इंश्योरेंस, ये मेरीन कार्गो जो है, ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं हम लोग इसको, ये वाला स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फ्रॉम वन कॉफी शॉप located in somewhere in London, Lloyd's Coffee House, and today Lloyd's is one of the largest pool of underwriters you can say, ठीक है। तो मेरीन कार्गो इंश्योरेंस मतलब पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जितना भी मेरा ट्रांजिट होता था एक देश से दूसरे देश में या एक जगह से दूसरे जगह पे, हम लोग नॉर्मली बाय शिप हम लोग भेजते थे ऑन ओशन गोइंग वॉयज, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस मेरीन टर्म comes into this place। और कार्गो इंश्योरेंस मतलब आपका जो सामान जा रहा है, इन सिंपलर टर्म्स दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट इंश्योरेंस, दैट्स इट, ठीक है। तो कवर लॉस और डैमेज टू गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट बाय रेल, रोड, एयर, ओशन, पोस्ट। मेरा कोई भी सामान कैसे भी जा रहा है, मेरा ट्रांजिट जिस तरह से होगा, ठीक है, दैट विल बी कवर्ड। दिस इज द थिंग, rail, road, air, ocean, post, registered. It deals with export import, postal shipment, shipment by sailing vessels and inland vessels, inland transit by rail, road, air, registered post parcel, couriers, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रोसेसिंग के लिए there are 3 essential parties to the need to be present for transit, वो है buyer, seller and third party transporter, clear। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिया हुआ है किस तरह का लॉसेस होता है। मैंने आज सुबह ये वाला एक लॉस ऐसा एक देख के आ रहा हूँ रोड के साइड में, ठीक है। ऐसा वाला नज़ारा मैं कभी देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा ऐसा, लेकिन होता है, फोटोज आर रियल। ये सेकंड वाला जो है हमने देखा है। अच्छा, ये वाला, हाँ, नहीं ये वाला हम लोग पिक्चर में ही देखा है, लेकिन ये वाला मैं आज मॉर्निंग को ही देख के आया। सो मेरीन कार्गो के 3 टाइप के पॉलिसीज होते हैं, ठीक है। ओपन मेरीन, स्पेसिफिक मेरीन एंड एसटीओपी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक मेरीन? मेरा एक सिंगल ट्रांजिट हो रहा है, मेरा सामान है कलकत्ता से मैं मुंबई भेज रहा हूँ, ठीक है। एक सिंगल ट्रांजिट होगा, दैट विल बी कवर्ड अंडर स्पेसिफिक मेरीन, ठीक है। तो मेरा स्टार्ट डेट कब, मेरा पॉलिसी स्टार्ट कब होगा? जिस टाइम पे मैंने पेमेंट किया, ठीक है, और जिस टाइम पे मेरा सामान लोड हुआ, whichever occurs later, ठीक है। मेरा सामान लोड हो गया ट्रक में मेरे घर के बाहर से, जैसे ही लोडिंग हुआ स्टार्ट हो गया मेरा ट्रांजिट। ट्रांजिट एंड कहाँ होगा? मुंबई पे, जिस जगह पे मेरा वो सामान जो है वो अनलोड हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ट्रांजिट इंश्योरेंस जो स्पेसिफिक ट्रांजिट रहेगा, इसका भी यहाँ से इतने तक का ही है। इसके लिए मेरा 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस विल बी कवर्ड। दिस इज व्हाट स्पेसिफिक मेरीन इज। अब मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं यहाँ से जो फूड ग्रेन्स हो गया या फिर वेजिटेबल्स हो गया, ये मैं दुबई पे एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और दुबई से जो ड्राई फ्रूट्स हो गया, डेट्स हो गया, वो सब कुछ मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरा रेगुलर बेसिस पे मेरा ये ट्रांजिट्स मेरा चलता रहता है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन अ ओपन मेरीन पॉलिसी कि हर एक ट्रांजिट के लिए सिंगल मुझे पॉलिसी नहीं करनी है, ठीक है। सो आई हैव टेकन अ ओपन मेरीन पॉलिसी, जहां पे मैंने टोटल मेरा साल का जितने का मेरा टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, वो मैं बता दिया
मेरा एक ट्रांजिट पे मैक्सिमम जितने अमाउंट का मेरा गुड्स मेरा जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट होगा, वो वाला मैंने बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्मली किस मोड पे मेरा जा रहा है, और मेरा इनकोटर्म क्या होता है, ठीक है, वो वाला मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कोटेशन दे दिया, तो मैंने ओपन मेरिट पॉलिसी ले लिया। दिस पॉलिसी कवर्स ऑल द शिपमेंट्स, ठीक है, ऑल द ट्रांसशिपमेंट्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 12 मंथ्स। दिस इज व्हाट ओपन मेरिट पॉलिसीज इज। तो इसमें इनलैंड कवर होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, ये 3 टाइप का। इनलैंड ओपन मेरिन पॉलिसी मतलब मेरा इंडिया के अंदर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे मेरा रेगुलर बेसिस पे जितना भी हो रहा है फॉर एंटायर ईयर, दैट विल बी इनलैंड ओपन मेरिन। एक्सपोर्ट जो मैंने अभी बताया, अपना सामान दुबई भेज रहा हूँ, साल भर के लिए मैंने पॉलिसी लिया, एक्सपोर्ट ओपन मेरिन, ठीक है। इंपोर्ट ओपन मेरिन, डेट्स दुबई से मैं ला रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके लिए मैंने जो साल भर के लिए जो सिंगल पॉलिसी लिया, दैट इज इंपोर्ट ओपन मेरिन। स्पेसिफिक मीनिंग सिंगल ट्रांजिट हो रहा है कोलकाता से मुंबई, इनलैंड स्पेसिफिक। मैं चाइना से कोई एक सामान इंपोर्ट कर रहा हूं फॉर वन टाइम, इंपोर्ट स्पेसिफिक मीनिंग। इंडिया से कोई एक सामान मैं बांग्लादेश भेज रहा हूं, एक्सपोर्ट स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक बड़ा सा फैक्ट्री, अब मान लीजिए, ठीक है, राजा बिस्किट या फिर आपका से फॉर एग्जांपल केवेंटर एग्रो, ठीक है, इनका इंटर डिपो मूवमेंट्स होता है, इंटर डिपो मूवमेंट्स होता है, ठीक है। इनका जो जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस में जो सामान उनका जाता है फिर वहां से बन के आता है, वो वाला शिपमेंट रहता है। उनका एक्सपोर्ट भी होता है फिनिश प्रोडक्ट का, इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल्स का, इनलैंड होता है इंडिया में जगह जगह पे उनका सामान डिलीवरी का। ये सब कुछ को मिला के अगर कोई एक पॉलिसी करना चाहता है इन ए सिंगल पॉलिसी, दैट विल कम अंडर दिस STOP, सेल्स टर्नओवर पॉलिसी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन मेरिन एंड स्पेसिफिक मेरिन, जो मैंने अभी बताया आपको। न्यूमरस ट्रांजिट आर कवर्ड अंडर द पॉलिसी, ठीक है। सेल्स टर्नओवर पॉलिसी जो मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल एंड स्टोर, इंपोर्ट, इंटर फैक्ट्री और इंटर वेयरहाउस और इंटर डिपो ट्रांसफर, टू एंड फ्रॉम जॉब वर्कर मूवमेंट, यही सब कुछ जो बताया, ठीक है। अच्छा, कवरेज क्या होता है ना फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, सभी इंश्योरेंस कंपनीज का ये वाला कवरेज जो है ये सेम है, ठीक है। लेकिन विद इन इनलैंड मतलब इंडिया के अंदर जो है उसके लिए ये टाइप का कवरेज हमको मिलता है। ICCA, ICCB, ICCC। नाउ व्हाट इज ICC? नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बट इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज, ठीक है। ICCC जो है ये मेरा मिनिमम कवर, ठीक है। दिस 9 फायर और एक्सप्लोजन, वेसल और क्राफ्ट बीइंग स्ट्रैंडेड, ग्राउंडेड, sunk or capsized, overturning or derailment, collision or contact or discharge, general average sacrifice, jettison, general average and salvage charges or both to blame collision clause. So these 9 are covered as under ICCC, Institute Cargo Clause C. This is the minimum coverage. अब इसके साथ और 4 जोड़ लो, washing overboard, earthquake, volcanic eruption or lightning, entry of sea, lake or river water और total loss of any package lost overboard or dropped while is loading or unloading, ठीक है। तो ये टोटल में आ गया फिर आपका क्लॉज बी, ICC क्लॉज बी, और ICC क्लॉज ए क्या हो गया, ऑल रिस्क कवर, दिस इज द वाइडेस्ट कवर, ठीक है। सिमिलरली इनलैंड ट्रांजिट क्लॉज वहां पे भी सेम है, क्लॉज सी है मिनिमम कवर जहां पे सिर्फ फायर और लाइटनिंग कवर होता है, उसके साथ ब्रेकेज ऑफ ब्रिजेस, कॉलिशन विद बाय कैरिंग व्हीकल, ओवरटर्निंग और डिरेलमेंट, या ऐड कर लो तो क्लॉज बी आ गया। और मैक्सिमम कवरेज इज योर क्लॉज ए जो कि ऑल रिस्क कवर है। बस क्लॉज ए में अगर कोई पॉलिसी बनता है तो वहां पे आपको क्या करता है ना, कुछ एक्सक्लूजन इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा दे देता है कि ये वाला ये कवर नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाटएवर द लॉसेस वी विल पे, ठीक है। So these are normal exclusions: willful misconduct, ordinary losses, insufficient or insurable packing, inherent vice, delay, insolvency, etc. ठीक है।
तो इसके लिए हमको कोटेशन के लिए ये वाला डिटेल्स चाहिए होता है, एड्रेस, कमोडिटी लिस्ट, पैकिंग डिटेल्स, वॉयज और ट्रांजिट, कॉन्वेंस, वॉयज और ट्रांजिट मीन्स कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, कॉन्वेंस, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, लिमिट पर सेंडिंग, लिमिट पर लोकेशन, एनुअल एस्टिमेटेड टर्नओवर, आपका 3 इयर्स का क्लेम डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ हमको देना पड़ता है, ठीक है। चलो ये मेरा हो गया। अब इन शॉर्ट मैं आपको कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलवेज और इरेक्शन ऑलवेज पॉलिसी क्या होता है ना, ये हमको इंजीनियरिंग इंश्योरेंस बोलते हैं और प्रोजेक्ट इंश्योरेंस, ठीक है। प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है, रोड बन रहा है, मेरा कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन रहा है या कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मेरा तैयार हो रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो वाला मेरा किस में आएगा ना, प्रोजेक्ट इंश्योरेंस में, जो आपका सीआर और ईआर पॉलिसी है, कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क और इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी। Now what is erection difference between construction all risk and erection all risk ना, अगर आप देखोगे मेरा रोड बन रहा है या फिर किसी बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ पे मेरा कोई मशीनरी मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन एक फैक्ट्री बना रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मशीनरीज जो है ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। दे रहा हूँ हाँ बेटे कुछ सो जहाँ पे मेरा मशीनरी इरेक्ट हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी मेरा तैयार हो रहा है, कोई फैक्ट्री मेरा मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, दैट विल कम अंडर इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी, जिसमें मेरा टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू का 50% मेरा रहेगा इरेक्शन वर्क्स, ठीक है, जिसमें मुझे टेस्टिंग और कमीशनिंग की जरूरत पड़ेगी, दैट विल कम अंडर इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क दैट विल कम अंडर कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस। तो नाम से पता चल जाता है ऑल रिस्क मतलब ऑल रिस्क आर कवर्ड, ठीक है। दिस इज अ ऑल रिस्क पॉलिसी। नॉर्मली क्या होता है, फायर, लाइटनिंग, थेफ्ट, बर्गलरी, इंपैक्ट डैमेज, राइट स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज, एसटीएफआई, ग्रुप ऑफ पेरिल्स, अर्थक्वेक, ये सब कुछ कवर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेरा सेक्शन रहता है सीआर और ईआर पॉलिसीज में। सेक्शन 1 इज योर मटेरियल डैमेज एंड सेक्शन 2 इज योर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ठीक है। मेरे यहाँ पे मटेरियल डैमेज हो सकता है, बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, बिल्डिंग में कुछ नुकसान आ गया, दैट विल बी मटेरियल डैमेज, और बिल्डिंग बन रहा है और ऊपर में क्रेन लगा हुआ है, उस क्रेन से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया, दैट विल कम अंडर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ठीक है। तो व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ कवर ना, प्रोजेक्ट इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक आपका मेरीन इंश्योरेंस में हम लोगों ने जो देखा था, ठीक है, स्पेसिफिक मेरीन पॉलिसी उस टाइप का। मेरा प्रोजेक्ट स्टार्टेड जैसे ही मेरा जो प्रोजेक्ट का जो एरिया है वहां पे जैसे ही मेरा फास्ट सामान मेरा लोड हुआ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ठीक है, दैट इज स्टार्टेड, ठीक है। और एंड डेट कब होगा, मेरा पॉलिसी एक्सपायरी डेट जिस दिन हो रहा है और प्रोजेक्ट मेरा जिस दिन खत्म हो रहा है, व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। मैंने प्रीमियम पे किया है until 31st of December 2021, ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया 30th नवंबर को, दैट मीन्स माय पॉलिसी विल एक्सपायर ऑन दैट डेट ओनली। और मेरा प्रोजेक्ट है टिल जून ऑफ नेक्स्ट ईयर, मैंने प्रीमियम पे किया था टिल दिसंबर, मेरा प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, डिले हो गया, ठीक है, बट माय पॉलिसी विल एक्सपायर। दिस इज व्हाट माय पीरियड ऑफ कवर इज। लेकिन उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, फिर हमको एक एक्सटेंशन करवाना पड़ता है पॉलिसी। अच्छा, ये जो एक महीना पहले अगर कंप्लीट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मींस एक महीना का इंश्योरेंस कंपनी कुछ मतलब ये दे देता है, कुछ टर्म्स दे देता है, ठीक है ना, उस बेसिस पे अगर आप कर लेते हो देन इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड यू द बैलेंस प्रीमियम, ये होता है। ये provision of refund for early completion of the project subject to fulfillment of certain criteria, ठीक है। So these are the normal parties in a project, या वो ही पता है। जो प्रिंसिपल होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, सब कॉन्ट्रैक्टर रहता है और एक एसोसिएटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हाइपोथिकेशन रहता है, ठीक है। तो सम इंश्योर्ड क्या रहेगा मेरा, मटेरियल कॉस्ट, फ्रेट, कस्टम्स ड्यूटी, प्रोफेशनल सर्विसेज कॉस्ट और डायरेक्शन और लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो
So these are the additional covers available. Owner surrounding property. Owner surrounding property does not mean third party liability. ठीक है, मेरा खुद का ही प्रॉपर्टी, मेरा ही प्रोजेक्ट बन रहा है, मेरा ही प्रॉपर्टी बाजू में है, वो वाला खराब हो गया, दैट विल बी कवर्ड अंडर ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, एक्सपेंसेस रिमूवल ऑफ डेब्रिस, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, एयर फ्रेट, एक्सप्रेस फ्रेट लॉस, मिनिमाइजेशन एक्सपेंसेस, एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा डिफेक्ट लायबिलिटी के बाद थोड़ा सा बताइएगा। वहाँ थोड़ा सा आपके डिफेक्ट लायबिलिटी जो डिजाइन डिफेक्ट होता है, देखा है कि CAR में अब D3 देते हैं, EAR में D4 देते हैं, पर आपको DE5 तक का कवर है। D5 तक का जो कवर है नॉर्मल आपको बाहर में मिल जाता है, बाहर के देशों में, इंडिया में मिलता नहीं है। ट्रीटी सपोर्ट नहीं करता है। एग्जैक्टली। ऐसा क्यों? इंडिया का इंश्योरेंस का जो मार्केट है अभी, इसको लेकर अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो लंबा टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली डिजाइन डिफेक्ट जो वाला केस है, DE1, DE2, DE3, ये जो केसेस है, ये तो नॉर्मली आपको ही पता है कि कैसे ये वाला चीज काम करता है। ठीक है, अभी इंडियन मार्केट का जो सिनेरियो है वो कुछ डिफरेंट है। ये यहाँ पे प्राइस बहुत ही प्राइस सेंसिटिव एक मतलब इंडस्ट्री है। ठीक है ना, जो प्रीमियम हम लोग इंडिया में पे करते हैं, ठीक है, फॉर एनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और फॉर जनरल इंश्योरेंस एंड ऑल, तो इस प्रीमियम में बाहर में नहीं चलता है, वहाँ पे प्रीमियम और हाई होता है। तो सो दीज आर द जनरल एक्सक्लूशंस: वॉर, इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, हॉस्टिलिटीज और वॉर लाइक ऑपरेशंस, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रेडिएशन, willful act or cessation of war. These are all general exclusion under this policy. So these are the details which are required, okay, for quotation purpose. Insured name, principal or contractor's name, project site address with pin code, exact description of work involved, project cost breakup चाहिए, project start date and expected date of completion, जो कि normally expected date of completion में अगर ना हुआ तो ठीक है, कोई इशू नहीं, उसके बाद हम लोग तो extend करवा ही सकते हैं पॉलिसी को। ठीक है, तो अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो टेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक स्पेशल एड ऑन कवरेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, रिस्क का फीचर ये वाला देना पड़ेगा कि फ्लडिंग और इनंडेशन का एक्सपोजर कैसा है, मतलब लो लाइंग एरिया है कि नॉर्मल ग्राउंड लेवल है या फिर थोड़ा सा हाई है, वो वाला बताना पड़ेगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या क्या है, नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी है कि नहीं। सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोजेक्ट जहाँ पे होता है वो कितना सिक्योर्ड है, थेफ्ट प्रोन होता है, ये वाला एक चांसेस रहता है। ठीक है, सो दीज आर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड। चलो।